हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, संविधान का हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया है, जिसमें 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक। आज हम लोग संघीय विधायिका या संसद के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और जिसको ज़रूरत हो वो इसको देख के अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं संघीय विधायिका या संसद। ये संघीय विधायिका या संसद जो होता है, इसको दूसरा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, शासन प्रणाली का दूसरा स्तंभ इसको माना जाता है, विधायिका को। ठीक है, इसका जो विधायिका के बारे में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 123 के अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद जो 79 है, इसमें कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। मतलब जो संसद होगा वो एक राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बना होगा। जो सदन का नाम होगा राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा। ठीक है, और अनुच्छेद जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा जो 1935 में के भारतीय शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। मतलब कि जो शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा बताया गया है कि व्यवस्थापिका में 2 सदन होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा का गठन कैसे होता है ये भी अब हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 81 में बताया गया है। ये जो अनुच्छेद है, जितने भी अनुच्छेद हमने लिए हैं, सारे अनुच्छेद को आप लोग एक नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ताकि अनुच्छेद जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा अनुच्छेद हमने नहीं लिया है, जितना भी अनुच्छेद हमने लिया है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 81 के तहत देख लेते हैं। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 500। जो मूल संविधान, जो सबसे पहले संविधान बना था, उसके तहत लोकसभा में 500 सदस्य निश्चित किया गया था कि लोकसभा में 500 सदस्य होने चाहिए। लेकिन समय समय पे इसका जो है संशोधन किया गया, कभी बढ़ाया गया तो कभी घटाया गया। लेकिन 31वें संविधान संशोधन, जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1974 में हुआ था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस सन में? तो होगा 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है। ठीक है, इस टाइम जो मतलब वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीट मतलब सदस्य होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब गोवा और दमन द्वीप का पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 कर दी गई है। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन जब हुआ था, तब 525 से बढ़ के 545 किया गया था। लेकिन इस टाइम वर्तमान समय में जो गोवा, दमन द्वीप और दमन और द्वीप, मतलब 2 है ना, दमन और द्वीप, इसका पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 कर दी गई। ये क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में वर्तमान में कितना सदस्यों की संख्या है, तो 552। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक ये यूपी टेट या सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती में ये आया हुआ क्वेश्चन है, 552। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जो 18 साल की एज मतलब क्लियर कर लिए रहते हैं, वो लोग इसका मतदान कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के शक्तियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? ये निम्न सदन होता है। ये क्वेश्चन भी आता है
कि निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लेकिन लोकसभा की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यसभा से अधिक होती हैं। ठीक है, यह जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। ये जो जनता से वास्तविक तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। इसका जो शक्ति है वो राज्यसभा से कहीं अधिक है। ठीक है, इसकी जो शक्तियाँ हैं, व्यवस्थापिका संबंधित शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है लोकसभा के पास, वित्तीय शक्ति है, संवैधानिक संशोधन की शक्ति है, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ठीक है, अन्य शक्तियों में आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सी अन्य शक्तियाँ हैं। संसद के दोनों सदनों में से कोई भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकता है। जो संसद है, इसके दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये कोई भी सदन अगर राष्ट्रपति कहीं गलत पाया जाता है, कहीं उल्लंघन कर रहा है संविधान का, तो ये महाभियोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा महाभियोग लगा रहा है तो लोकसभा उस आरोप का, जो आरोप लगाया गया राष्ट्रपति पे, उसकी जांच करेगा कि ये जो राज्यसभा है, ये जो आरोप लगा रही राष्ट्रपति पे, क्या ये सही है या झूठ में ही लगा रही है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 124 के तहत लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 124(4) में बताया गया है कि लोकसभा राज्यसभा एक साथ मिलकर जो उच्चतम न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उन लोगों के मतलब मिसबिहेवियर को या कोई भी मतलब उनका जो काम है अगर गलत है, लग रहा है लोकसभा और राज्यसभा को कि ये काम गलत है या यहाँ पे जजमेंट गलत है, तो वो उनको मतलब उनके पोस्ट से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि उनका जांच करके उनको इस्तीफा दिलवाया जा सके। उपराष्ट्रपति को हटाने का भी अधिकार किसको होता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने का सबसे पहला प्रस्ताव राज्यसभा को भेजा जा सकता है, लोकसभा को नहीं। ठीक है, क्योंकि लोकसभा निम्न सदन का है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा को भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन के रूप में भी माना जाता है। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। शक्ति किस में ज़्यादा रहेगी? लोकसभा में। राज्यसभा में लोकसभा की अपेक्षा कम शक्ति है। ठीक है, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्य और संघ के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये जो होता है राज्यों के सदस्य इसमें होते हैं और ये सदस्य राज्य और संघ दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। ठीक है, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, ये जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये कौन होते हैं? इनको देख लेते हैं। ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त किए हों। ठीक है, तो लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होगी? 552। और राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या? 250। ठीक है, जिसमें से 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष अनुभव उनके पास हो। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है। एक सेकेंड, स्लाइड पीछे होगी। देख लीजिए, इस टाइम हमारे जो कुल सदस्यों की संख्या राज्यसभा में वो है 245, होना चाहिए 250। ठीक है, जिसमें से 233 सदस्य विभिन्न राज्यों और संघों राज्य क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देख लेते हैं, एक सेकेंड। इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार। ठीक है, इसी के अनुसार राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाता है। ठीक है,
खुले मतदान एवं संघ विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। और राज्यसभा का सभापति भी हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, पहला सभापति और दूसरा उपसभापति, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी है। इसके राज्यसभा की जो शक्ति होती है, सबसे पहले वित्तीय शक्ति, ठीक है। वित्तीय संविधान के अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 109 में यह बता दिया गया स्पष्ट रूप से कि राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के पास राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देता है, ठीक है। जब लोकसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देता है तो राज्यसभा के पास उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है। जब कोई धन विधेयक लोकसभा में भेजा जाता है तो लोकसभा उस धन विधेयक को अगर पारित कर देता है तो राज्यसभा में उसको मतलब सिफारिश के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा उस धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक के रख सकता है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। संविधान में संशोधन की शक्तियाँ, जो लोकसभा है उसके पास संविधान में संशोधन की शक्तियाँ भी उसे प्राप्त होती है राज्यसभा में। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है। लोकसभा से पारित संशोधन विधेयक तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब वह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया होगा। लोकसभा में जितने भी संशोधन हैं विधेयक के तभी मतलब माना जाएगा सही, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा का असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकृत समझा जाएगा। अगर राज्यसभा उस संशोधन विधेयक को असहमति दे देता है, मतलब उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस संशोधन विधेयक को मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपातकालीन की शक्तियाँ जो होती है वो भी प्राप्त होती है राज्यसभा को। राष्ट्रपति की आपातकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य है। कोई भी राष्ट्रपति तभी आपातकाल जारी कर सकता है जब वो दोनों सदन उस चीज़ को स्वीकृति दे दें, ठीक है, कि अब आपातकाल घोषित किया जा सकता है, ठीक है। यदि घोषणा उस समय की गई हो जब लोकसभा विघटित हो गई है तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृति होना अनिवार्य है। अगर लोकसभा विघटित हो गई है तब भी उस टाइम राज्यसभा अगर स्वीकृति देगी तभी आपातकाल मतलब घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री से। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से हम आप लोगों से एक ही बात बोलेंगे, हमारे चैनल पे नए हैं, अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आ सकें, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 75 के अनुसार यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। जो मतलब अनुच्छेद 75 है 75, इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है। और देख लेते हैं
और अगर किसी संसद में किसी दल को मतलब स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिला है राष्ट्रपति, तब वो अपने अनुसार मतलब जिसे राष्ट्रपति चाहेगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगर संसद को मतलब संसद में किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति चाहे तो जिसे चाहें उसे वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वह सबसे बड़े दल का नेता या गठन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित व उन्हें 1 माह के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। ठीक है, वह सबसे बड़े दल या नेता का गठबंधन सरकार बनाने हेतु किसी को भी आमंत्रित कर सकता है और उसको बोलेगा कि आप 1 महीने के अंदर विश्वास मत अगर हासिल कर लेते हैं तो आप अस्थायी रूप से हो जाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और भारत के संविधान अनुच्छेद 74 से 75 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन और उसके कार्यों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन और मंत्रिपरिषद जो है वो कार्य किस तरीके से करेगा, सबका कार्य का बंटवारा किस तरीके से, ये अनुच्छेद 74 और 75 में बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर की। ठीक है, संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया वो भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में मुख्यतः राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है। ठीक है, कार्यपालिका में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता शामिल होता है कार्यपालिका में। ठीक है, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो ये अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह यह कार्य स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 162 में राज्यपाल के कार्यपालिकीय शक्ति का विस्तार राज्य सूची पर बने विधियों तक है। ठीक है, राज्य का शासन संचालन राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, राज्य का जो शासन संचालन मतलब राज्य का जो शासन चलाया जाता है वो राज्यपाल के ही अनुसार चलाया जा सकता है। राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है, राज्य प्रशासन का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, राज्य सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो होता है वो राज्यपाल के नाम पर ही किया जाता है, मतलब राज्यपाल ही करवाता है। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल ही। ठीक है, राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति व उसके मध्य मंत्रालयों का वितरण करता है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है और मुख्यमंत्री का सलाह लेता है कि किसको कौन सा मंत्री कौन रहेगा और उसकी नियुक्ति करता है और मंत्रालयों का वितरण भी कर देता है उस मंत्रियों को। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से अन्य राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है, राज्य से प्रशासनिक कार्यों संबंधी जानकारी मांग सकता है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। इस रूप में उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राज्यपाल संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रावासन कर सकता है, मतलब संसद के दोनों सदन को बुला सकता है, बैठक रखवा सकता है। ठीक है, और तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो होता है लोकसभा का भी गठन होता है, यहाँ पे विधानसभा का भी गठन होता है। ठीक है, धन विधेयक राज्यपाल की जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही
जो धन विधेयक है उसे प्रस्तुत किया जाता है तथा अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं किया जा सकता और उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग करते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इससे लंबी वीडियो होगी तो शायद आप लोग बोरिंग फील करने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जाते जाते, और हमारे चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहें और हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे। ठीक है, तो कोशिश है कि हम आप लोगों को जल्द से जल्द संविधान की टॉपिक कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।